कालिका समुद्र तट पर हाल ही में हुई घटनाओं ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। पहली लाश, फिर रहस्यमयी काली बोट, नकली मछुआरों का भंडाफोड़, इन सब के बीच अब चौथा अध्याय खुलता है, जहां एक टूटी नाव और उसके अंदर छिपे खोए हुए माल की सच्चाई सामने आती है। इंस्पेक्टर अभिषेक राणा और उनकी टीम पिछले घटनाक्रमों से जुड़े सबूतों की कड़ियों को जोड़ते हुए समुद्र किनारे पुराने गोदाम के पास पहुंचते हैं। वहीं एक टूटी फूटी लकड़ी की नाव आधी रेत में धंसी हुई थी। मछुआरे अक्सर इस नाव की अनदेखी करते रहे थे, लेकिन एक मुखबिर की गुप्त सूचना से पुलिस को पता चलता है कि यही नाव असली डिलीवरी पॉइंट थी। सिपाही रमेश चिल्लाया, सर, कुछ मिला है। अभिषेक दौड़ते हुए पहुंचे। नाव की दरारों को उखाड़कर उन्होंने देखा, नीले रंग के 3 बड़े कंटेनर छिपाए गए थे। जब कंटेनर खोले गए तो सभी की सांसें रुक गईं। अंदर था AK-47 जैसी आधुनिक राइफलें, AK सीरीज के साइलेंसर, इंजेक्शन और सफेद पाउडर के पैकेट, नकली पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा। सभी सामानों पर एक ही टैग था, मेड इन कराची। अभिषेक ने धीरे से कहा, यह अब सिर्फ स्मगलिंग का केस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, हथियार पाकिस्तानी मिलिट्री स्टॉक से मेल खाते थे। नशीले पदार्थों की श्रेणी फेंटनिल की थी, जो अमूमन आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल होती है। जांच अधिकारी अनीता बोली, सर, इसका मतलब देश के अंदर कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। इसी बीच कोस्ट गार्ड से खबर आती है कि समुद्र में पिछले 2 महीनों में 5 संदिग्ध नावें बिना मंजूरी के दाखिल हुई थीं। अब ये साफ हो रहा था कि हर पूर्णिमा की रात डिलीवरी हो रही थी। समुद्र किनारे के एक निजी रिसोर्ट में लगे CCTV की जांच की गई। करीब 2 हफ्ते पहले की रात को एक फुटेज में दिखता है कि ब्लू कंटेनर को 3 लोग रिसोर्ट के पिछले हिस्से से उठा रहे हैं। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिला कलेक्टर का ड्राइवर कमल था। लेकिन असली झटका तब लगा जब अगले फुटेज में दिखता है कि खुद कलेक्टर श्री अरविंद वर्मा उसी कंटेनर को अपनी सरकारी गाड़ी की डिक्की में रखवा रहे हैं। पूरा कंट्रोल रूम सन्न। अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया। अब हमें सिस्टम के अंदर झांकना होगा। कलेक्टर अरविंद वर्मा, जो अब तक पूरे जिले के सबसे ईमानदार अफसरों में माने जाते थे, अचानक संदिग्ध बन गए। लेकिन पुलिस के पास उन्हें सीधे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं था। इंस्पेक्टर अभिषेक ने एक योजना बनाई, एक फंदा। टीम ने कलेक्टर के ऑफिस के चारों ओर निगरानी कैमरे लगा दिए। उसके फोन को भी क्लोन कर लिया गया। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार दिख रहा था, बांग्लादेश बॉर्डर के पास की एक सिमाना। अभिषेक ने अपने सबसे भरोसेमंद कांस्टेबल नवीन को एक NGO वॉलंटियर बनाकर कलेक्टर ऑफिस में भेजा। कुछ ही दिनों में नवीन ने कलेक्टर के ड्राइवर कमल से दोस्ती कर ली। एक रात नवीन की रिपोर्ट आई, सर, कलेक्टर साहब हर पूर्णिमा की रात किसी स्पेशल डिलीवरी की बात करते हैं और वो कंटेनर बस समुद्र से लाना भर नहीं, कहीं और भेजना होता है। अब एक सवाल खड़ा था, ये कंटेनर जाते कहाँ हैं? GPS ट्रैकिंग से पता चला कि कंटेनर को गाड़ी से एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाया गया था, जो अब बंद थी। लेकिन वहां भी सुरक्षा कैमरा लग चुका था। अगली रात वही गाड़ी फैक्ट्री के पास पहुंची और कंटेनर अंदर ले जाया गया। जब पुलिस अंदर गई तो वहां बनी थी एक गुप्त तहखाना, ड्रग्स के पैकेजिंग यूनिट, नकली ID कार्ड बनाने की मशीनें और एक लैपटॉप जिसमें बॉर्डर ट्रांजिट डेटा सेव था। लैपटॉप को हैक किया गया। उसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था KSX-7। उसमें लिखा था, हर 7वें दिन के बाद कंटेनर बोट से आता है। जो माल कमिश्नर साहब को देना है वह गोदाम में स्टोर कर देना। कोड BLM-13। अगली सप्लाई पूर्णिमा की रात। सबूत साफ था, सरकारी अफसर मिलकर देश विरोधी तस्करी चला रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को केस सौंप दिया गया। उन्होंने पुष्टि की कि BLM-13 एक पाकिस्तानी एजेंसी का कोड है और KSX-7 एक गुप्त मिशन है जिसका मकसद भारत के तटीय इलाकों में स्मगलिंग और आतंक का जाल बिछाना है। IB के अधिकारी बोले, अगर ये माल दिल्ली तक पहुंच गया होता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। अगली पूर्णिमा की रात पुलिस ने उसी पुराने गोदाम और समुद्र किनारे की नाव को फंदे की तरह इस्तेमाल किया। कलेक्टर वर्मा जैसे ही कंटेनर लेने पहुंचे, उनके चारों ओर स्पेशल फोर्स तैनात हो चुकी थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हिरासत में ले लिया गया।
कमल और बाकी माफिया गिरोह के लोग भी गिरफ्तार हो गए। पूछताछ में कलेक्टर वर्मा ने कबूल किया, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने करोड़ों रुपए में खरीदा था। शुरुआत में सिर्फ नकली दवाओं का ट्रांजिट था, फिर हथियार और ड्रग्स आए। अंत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि मैं देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जरिया बन जाऊंगा। समुद्र से आए कंटेनर में सिर्फ ड्रग्स और हथियार नहीं थे, बल्कि छुपा हुआ था एक गद्दारी का सच जो देश की जड़ें खोखली कर सकता था। इंस्पेक्टर अभिषेक राणा ने न सिर्फ एक स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया, बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे देशद्रोहियों को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी बचा था कि SX-7 मिशन का अगला पड़ाव क्या है और कितने अफसर अब भी सिस्टम में छुपे हैं। कालिका गांव की शांत सतह के नीचे अब उफनता है एक बड़ा रहस्य। समुद्र के रास्ते की जांच करते करते इंस्पेक्टर अभिषेक राणा और उनकी टीम को अब शक हो गया है कि ये खेल सिर्फ समुद्री तटों तक सीमित नहीं है। गांव के बीच से बहती नदी और उससे जुड़ी नहरें अब जांच के नए केंद्र बन चुके हैं। इंस्पेक्टर अभिषेक राणा को मिली एक अनजान कॉल से चीजें और साफ होने लगी। कॉल पर एक बदले हुए स्वर में सिर्फ इतना कहा गया, नदी से देखो, काली बोट अब नहरों में उतर चुकी है। और फिर फोन कट गया। अभिषेक तुरंत टीम के साथ गांव की ओर से निकलने वाली मुख्य नहर की दिशा में निकल पड़ा। यह नहर शहर के औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचती थी, जो किसी भी तरह से एक आदर्श स्मगलिंग रूट हो सकता था। अगली सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। CRPF और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तलाशी शुरू की गई। नहर में मछुआरों की दर्जनों बोटें थीं। हर बोट को एक एक करके किनारे लाया गया, तलाशी ली गई, खाने पीने का सामान, मछलियां, कुछ पुराने जाल, पर कोई ठोस सबूत नहीं। पर एक बोट जो सबसे पुरानी और टूटी फूटी सी लग रही थी, उसमें जाल के नीचे प्लास्टिक के ढक्कन जैसी चीजें मिली। एक जवान ने जाल हटाकर देखा, एक पैकेट। जब उसे खोला गया तो सबकी निगाहें चौंधिया गईं। पर तुरंत निराशा भी हुई, वो नकली माल था। न तो असली ड्रग्स थे, न असली हथियार, सिर्फ प्लास्टिक और नकली पैकेजिंग। इंस्पेक्टर अभिषेक को समझ आ गया कि उन्हें चकमा दिया गया है। बोट में ऐसा माल रखा गया था जो सिर्फ दिखाने के लिए था, ताकि अगर कभी तलाशी ली जाए तो कोई भी शक न हो। असल सामान पहले ही निकाल लिया गया था। अब सवाल था, निकाला कब गया और गया कहाँ? बोटों की ट्रैकिंग करते समय एक CCTV फुटेज में एक अजीब सी बात सामने आई। एक बोट को रोज रात में एक पुराने पुल के नीचे ले जाया जाता था। पुल का एक हिस्सा लकड़ी का था और हिलता दिखा। टीम ने रात में उस पुल की निगरानी शुरू की। आधी रात को एक बोट आई और अचानक पुल के नीचे रुक गई। एक आवाज सुनाई दी, पैकेट दे दो, गाड़ी चल रही है। कुछ मिनट बाद एक छोटी मोटर बाइक पुल की दूसरी ओर से आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन उस पुल की खुदाई की गई। वहां से एक पुराना गुप्त रास्ता मिला जो एक सुनसान घर के तहखाने तक जाता था। वहां से ऐसे कई ट्रॉली बैग और बक्से मिले जिनमें माल लोड किया जाता था और वहां से आगे ट्रकों के जरिए शहर भेजा जाता। गांव के मछुआरे कुछ नहीं बोल रहे थे। या तो वे इस साजिश में शामिल थे या फिर किसी बड़े डर से चुप थे। जब एक बूढ़े मछुआरे से पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, जो बोलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। काली बोट सिर्फ समुद्र में नहीं, लोगों के खून में उतर गई है। सभी बरामद बक्सों में एक समान चीज थी, उन पर लाल पेंट से X का निशान बना था। इंस्पेक्टर अभिषेक को याद आया कि पहले जो डायरी मिली थी उसमें SX-7 लिखा था। अब ये X किसकी ओर इशारा कर रहा था? क्या ये कोई कोड है या फिर कोई गिरोह का चिन्ह? से केमिकल की गंध आती है। मैं पूछता तो कहते मछली का पैकेट है। उसने एक चालाकी से ट्रक की एक तस्वीर खींची थी। उसमें दिख रहा था कि ट्रक के पिछले हिस्से में K-7 लिखा था। अब दोनों सुराग SX-7 और K-7 एक साथ जुड़ने लगे थे। जांच के इस चरण में इंस्पेक्टर अभिषेक राणा को ये यकीन हो गया कि स्मगलिंग का सबसे बड़ा जाल गांव से शहर तक की नदी, नहर और फिर ट्रक रूट के जरिए फैला है। सीमा की सुरक्षा जितनी जरूरी थी, अब देश के अंदर के रास्तों पर भी नजर रखना उतना ही जरूरी था। बक्सों में मिले X चिन्हों को देखकर इंस्पेक्टर अभिषेक ने धीरे से कहा, X, अब हमें S और K को भी ढूंढना होगा। जो असली मास्टरमाइंड हैं, वो अभी भी छुपे हैं।
कालिका तट के रहस्य खुलते जा रहे थे, लेकिन हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा था। इंस्पेक्टर अभिषेक राणा अब तक यह मानते आए थे कि बाहरी गिरोह इस तस्करी में शामिल है, मगर अब मामला विभाग के भीतर किसी गद्दार की ओर इशारा कर रहा था। पिछले 2 छापों से पहले ही दुश्मन को भनक लग जाती थी, जैसे किसी ने पहले ही उन्हें जानकारी दे दी हो। इंस्पेक्टर राणा ने अपने पूरे विभाग की गतिविधियां खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और फील्ड रिपोर्ट्स, सब कुछ। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, सब इंस्पेक्टर दुबे। दुबे हर बार उस इलाके में पहले से मौजूद होता था जहां छापा पड़ने वाला था। उसका जवाब हर बार एक जैसा होता, सर पेटनलिंग पर था। पर अब राणा को यह बहाना ज्यादा लगने लगा था। अभिषेक ने रात को एक गुप्त बैठक बुलाई, सिर्फ 3 भरोसेमंद अफसरों के साथ। एक पुरानी चाल चली गई, झूठी सूचना फैलाई गई कि अगले दिन तड़के ब्लू कंटेनर वाली नाव पर छापा पड़ेगा। योजना काम कर गई। छापा पड़ने से पहले ही वह नाव गायब हो गई थी और इस बार कोई भी बाहर वाला उस जानकारी तक नहीं पहुंच सकता था, सिवाय दुबे के। अभिषेक ने दुबे को सीधे बुलवाया। दुबे, तुम हर बार घटनास्थल पर पहले क्यों पहुंचते हो? सर, मैंने तो सिर्फ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार दिख रहा है और वो नंबर किसी राजा भाई से जुड़ा है। कौन है ये राजा? दुबे की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सिर झुका लिया और बोला, सर मुझे कुछ नहीं पता। सुबह 6 बजे एक खबर आई, दुबे लापता है। उसका क्वार्टर खाली था, मोबाइल बंद, गाड़ी वहीं खड़ी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखा, रात करीब 2 बजे एक काली एसयूवी आई थी और दुबे उसमें बैठा या बिठाया गया। दोपहर 1:13 बजे अभिषेक के सरकारी मोबाइल पर एक कॉल आया, प्राइवेट नंबर से। इंस्पेक्टर साहब, बहुत गहराई में जा रहे हो। राजा नाराज हो जाता है। आवाज धीमी थी लेकिन सटीक, और उसके बाद कॉल कट गया। ये वही आवाज थी जो पहले ब्लू कंटेनर डिलीवरी पूरी हुई वाली रिकॉर्डिंग में सुनी गई थी। कुछ घंटों बाद दुबे का मोबाइल एक सुनसान नदी किनारे से मिला। पुलिस को वहां की झाड़ियों में एक पेपर स्लिप भी मिली, उस पर लिखा था KSX 7। राजा के नियम नहीं तोड़े जाते। ये वही कोडवर्ड था जो पहले मरे हुए नकली मछुआरे की जेब में मिली डायरी में था। अब यह स्पष्ट था, दुबे गिरोह से जुड़ा था। पर सवाल ये था कि वो गद्दारी कर रहा था या मजबूरी में? और क्या अब भी पुलिस विभाग में कोई और है जो राजा के लिए काम कर रहा है? राजा अब तक एक छाया की तरह था। सिर्फ नाम सुनाई देता था पर कोई चेहरा नहीं। कौन है ये व्यक्ति जो पुलिस अफसर को गायब करवा सकता है और विभाग के भीतर बैठा उसका आदमी पकड़े जाने से पहले ही उसे छिपा सकता है? इंस्पेक्टर राणा ने अब ठान लिया था, चाहे जो हो, इस राजा को बेनकाब करना है। अब ये केस सिर्फ तस्करी का नहीं रहा, उन्होंने अपनी टीम से कहा। ये अब हमारे विश्वास की लड़ाई है। एक अफसर की गद्दारी हमारे पूरे सिस्टम को शर्मिंदा कर सकती है और मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या दुबे जिंदा है? राजा कौन है और क्या वह किसी राजनैतिक या प्रशासनिक शक्ति से जुड़ा है? क्या इंस्पेक्टर अभिषेक अब खुद खतरे में है? इंस्पेक्टर अभिषेक राणा उस शाम थाने में पुराने रिकॉर्ड्स और दुबे की कॉल डिटेल्स खंगाल रहे थे जब दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। एक दुबली पतली युवती अंदर आई। उसकी आंखों में डर और झिझक साफ झलक रही थी। सर, मेरा नाम अनन्या है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए, अभिषेक ने शांत स्वर में कहा। आप निश्चिंत रहें। अनन्या गांव में 1 हफ्ते पहले ही आई थी। वो स्कूल के पास एक किराए के घर में रह रही थी और एक एनजीओ के तहत गांव की लड़कियों को पढ़ाने आई थी। अनन्या ने बताया कि एक रात जब वह किताबें स्कूल की लाइब्रेरी में छोड़ने गई थी, जो अब इस्तेमाल नहीं होती, तो उसने देखा कि स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में कुछ लोग आए। उनमें से एक को सब राजा भैया कह रहे थे। वो लंबे कद का था, लेकिन चेहरा मैंने ठीक से नहीं देखा। उसका रौब बाकी सब पर साफ था। वो कुछ फाइलें और बक्से लेकर अंदर गया और फिर सब अचानक गायब हो गए, जैसे जमीन में समा गए हों। अभिषेक को अनन्या की बात पर संदेह भी हुआ, लेकिन पूरी जांच के दौरान पहली बार किसी ने राजा को देखा था या कम से कम देखा जाने का दावा किया था।
अगले ही दिन सुबह पुलिस की टीम अनन्या के साथ उस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग पहुंची। बिल्डिंग खस्ताहाल थी, ईंटों से भरी, दीवारें फटी हुई और दरवाजे जंग लगे। लेकिन अंदर जाकर जांच शुरू होते ही कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। अभिषेक को फर्श के एक कोने में ईंटों का अलग तरह से जमाव दिखा। जब टीम ने उसे तोड़ा तो नीचे एक लोहे का ढक्कन निकला, भारी और जंग लगा हुआ। ढक्कन खोला गया तो नीचे एक पुरानी सीढ़ियां थीं, एक सुरंग की ओर जाती हुई। कहीं ये राजा की गुप्त राह तो नहीं? एक अफसर ने पूछा। अभिषेक ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरंग गहरी थी और हवा में नमी और सड़ांध की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर पुराने टॉर्च के निशान थे और कहीं-कहीं प्लास्टिक की रैपर, सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। यह साबित करने के लिए काफी थे कि सुरंग अभी भी उपयोग में थी। करीब 300 मीटर चलने के बाद सुरंग एक और सीढ़ियों की ओर मुड़ी और फिर बाहर खुल गई। सामने एक पुराना फार्म हाउस था, गांव के बाहर के जंगल के करीब। देखने में तो वह वीरान लग रहा था, लेकिन जमीन पर हाल ही में आए टायरों के निशान, जले हुए लकड़ियों की राख और नए ताले इस बात का संकेत दे रहे थे कि कोई न कोई यहाँ आता है। अभिषेक को ये जगह जानी पहचानी लगी। ये वही फार्म हाउस है जिसे कुछ साल पहले एक बिल्डर ने खरीदा था, लेकिन फिर किसी कारण उसका प्रोजेक्ट रोक दिया गया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ था, नकली आधार कार्ड, फोन के खाली डब्बे, कुछ विदेशी सिगरेट्स के पैकेट और एक वॉकी टॉकी। एक कमरे में एक पुरानी दीवार के पीछे गुप्त अलमारी मिली, जिसमें नकली नंबर प्लेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस छिपाए गए थे। यह अब साफ था, ये फार्म हाउस तस्करों का गुप्त बेस था। उस रात अभिषेक सोच में पड़ गया। एक सवाल मन में बार बार आ रहा था, अनन्या ने ये सब देखा कैसे? अगर बिल्डिंग इतनी वीरान है और वहां जाने की अनुमति नहीं, तो वह वहां क्या कर रही थी? उन्होंने अनन्या की पृष्ठभूमि जांचने के लिए एक निजी टीम को लगाया। अब तक के सबूत बता रहे थे कि राजा गांव के भीतर से ही सब कुछ चला रहा था। स्कूल, सुरंग, फार्म हाउस, सब एक नेटवर्क से जुड़ा था। लेकिन अगला बड़ा सवाल था राजा का चेहरा, उसका असली नाम, और क्या वो अब भी गांव में है? रात करीब 9 बजे अभिषेक को थाने में बैठे एक पैकेट मिला। उस पर लिखा था, तुम अब बहुत करीब आ गए हो, लेकिन राजा को पकड़ना आसान नहीं है। साथ में एक फोटो थी अनन्या की। क्या अनन्या राजा की ओर से भेजी गई है? फार्म हाउस का अगला प्रयोग क्या होने वाला है? और राजा क्या अब जानबूझकर अभिषेक को पास ला रहा है? पुराने स्कूल की सुरंग से निकलकर जब अभिषेक और उनकी टीम फार्म हाउस तक पहुंचे तो वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जर्जर दीवारें, उखड़ी हुई छतें और सीलन भरी जमीन पर चलते हुए हर कदम एक रहस्य की ओर बढ़ रहा था। मकान का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एक तेज रासायनिक गंध नाक में चुभी। अभिषेक ने रुमाल से नाक ढाकी और इशारा किया, यहाँ कोई लैब जैसी गंध है। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। वहाँ प्लास्टिक के ड्रम, टेस्ट ट्यूब और कांच की बोतलें रखी थीं। एक पुराना लैब बेंच पर आधे जले हुए कागज, पाउडर और इंजेक्शन फैले हुए थे। सर, ये सब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, एक फॉरेंसिक अफसर ने कहा। तो ये सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी, ये एक ऑपरेशन हेडक्वार्टर था, अभिषेक ने गंभीर स्वर में कहा। तहखाने के कोने में एक लोहे की अलमारी पड़ी थी। जब उसे खोला गया तो उसके भीतर कई दस्तावेज मिले, नकली पासपोर्ट, लेन देन के रिकॉर्ड, नकाबपोश चेहरों की तस्वीरें और एक फाइल जिस पर लिखा था राजा मुख्य संपर्क। अभिषेक ने जैसे ही फाइल खोली उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फाइल में राजा की कई गतिविधियां दर्ज थीं, लेकिन हर फोटो में चेहरा धुंधला या छुपा हुआ था, जैसे जानबूझकर पहचान छिपाई गई हो। इसे बहुत प्लानिंग से छिपाया गया है। लेकिन क्यों? उन्होंने खुद से कहा। फार्म हाउस के दूसरे कमरे में कुछ टूटे फूटे खिलौने और एक दीवार पर धूल जमी एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, एक पुरानी ग्रुप फोटो। अभिषेक ने पास जाकर तस्वीर की धूल पोंछी। यह एक अनाथाश्रम की तस्वीर थी जिसमें 7-8 छोटे बच्चे खड़े थे और बीच में एक जवान अभिषेक खड़ा था, वो समय जब वो एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया करते थे। अचानक उनका ध्यान एक लड़के पर गया, वही मासूम चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा था। फोटो के पीछे एक नाम पेन से लिखा था, रवि अब राजा। अभिषेक पीछे हटे
जैसे किसी ने दिल में बिजली का करंट दौड़ा दिया हो। ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने बचपन में बचाया था। वो राजा कैसे बन गया? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। अभिषेक की आंखों के सामने अतीत घूमने लगा। वो दिन जब गांव के पास एक बच्चा झाड़ियों में अकेला मिला था। माता पिता नहीं थे। नाम बताया था रवि। उसे अनाथाश्रम भेजा गया था। अभिषेक ने उसका दाखिला खुद कराया था और कुछ समय तक उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाया था। फिर ट्रांसफर के कारण संपर्क टूट गया था। राजा यानी रवि। तो ये केस सिर्फ तस्करी का नहीं, मेरे अतीत से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा। फाइल में एक कागज और मिला, राजा का लिखा एक नोट। वो सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं वापस आया हूं। जिस सिस्टम ने मुझे अनाथ बनाया उसी को झुका दूंगा। अब मेरा नाम रवि नहीं, राजा है। अभिषेक बाहर आए और पूरी टीम को इकट्ठा किया। दोस्तों, अब मामला बहुत व्यक्तिगत हो गया है। ये सिर्फ ड्रग रैकेट नहीं, ये उस लड़के की कहानी है जिसे सिस्टम ने नजरअंदाज किया और अब वो सिस्टम से बदला ले रहा है। राजा मेरा अपना अतीत है और ये केस अब खत्म करना होगा। क्या राजा ने जानबूझकर फार्म हाउस में ये सुराग छोड़े? क्या वो अभिषेक को किसी जाल में फंसा रहा है, या वो अब भी कुछ कहना चाहता है? अभी सब अधूरा था, लेकिन एक बात तय थी, राजा और अभिषेक की यह टक्कर अब सिर्फ कानून और अपराध की नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान की हो गई थी। फार्म हाउस की पुरानी दीवार पर टंगी वह फोटो अब अभिषेक के ज़हन में गहराई से बैठ चुकी थी। रवि, राजा और अब एक और शक की लहर। क्या वह लड़का सिर्फ कोई अनाथ बच्चा था या उससे भी कुछ ज्यादा? अभिषेक फार्म हाउस से निकले ही थे कि उन्हें एक कॉल आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। वे तुरंत पुलिस मुख्यालय पहुंचे। फॉरेंसिक हेड ने फाइल टेबल पर रखी। सर, राजा के फिंगरप्रिंट्स उस फार्म हाउस और सुरंग दोनों जगह से मिले हैं, लेकिन ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, उसने एक दूसरी फाइल खींची। इन प्रिंट्स को जब पुराने रिकॉर्ड से मिलाया गया तो एक डीएनए मैच मिला आपके ही बचपन के रिकॉर्ड से। क्या अभिषेक को जैसे झटका लगा। जी सर, राजा और आप जुड़वा भाई हैं। आदित्य राणा नाम दर्ज था अस्पताल के रिकॉर्ड में। अभिषेक की सांसें थम गईं। उन्हें बचपन की याद आई, माँ पापा के साथ एक मेला, एक झगड़ा, एक अफरातफरी और फिर आदित्य के गुम हो जाने की खबर। मुझे बताया गया था कि आदित्य को कभी ढूंढा नहीं जा सका। अभिषेक बड़बड़ाए। अभिषेक उस शाम अकेले अपने कमरे में बैठ गए। दीवार पर टंगी भाई बहन की तस्वीरें अब एक नई रोशनी में दिखने लगी। क्या राजा सचमुच आदित्य है? उसी रात उन्हें एक USB ड्राइव मिली, फार्म हाउस में छोड़ी गई थी जानबूझकर। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जो उनका प्रतिबिंब था। लो अभिषेक, मैं जानता हूं कि अब तुम सच के करीब आ चुके हो। हाँ, मैं ही हूं आदित्य, तुम्हारा खोया हुआ भाई। लेकिन मैं खोया नहीं था, मुझे छोड़ दिया गया था। उस रात मेला सिर्फ एक हादसा नहीं था। माम बाबा ने एक को चुना और एक को पीछे छोड़ दिया और मैं वही पीछे छूटा हुआ बन गया। अनाथाश्रम, भूख, जिल्लत। लेकिन फिर एक आदमी मिला जिसने मुझे नाम दिया राजा और दुनिया की असली ताकत दिखाई, पैसा, डर और सत्ता। मैं जानता हूं तुम सिस्टम में हो, लेकिन मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं वो सवाल हूं जो तुम्हारी कस्मों से बड़ा है। वीडियो बंद हुआ। अभिषेक की आंखें नम थीं। भाई होने की पीड़ा दिल में उबाल मार रही थी, लेकिन कानून की ड्यूटी और भी भारी लग रही थी। अभिषेक इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि अगले दिन अनन्या उनके घर पहुंची। लेकिन इस बार उसकी चाल, उसकी बातों में वो लचीलापन नहीं था जो अब तक था। सर, अब आपको सब पता चल जाना चाहिए, उसने कहा और अपनी जेब से एक CBI का बैज निकालकर मेज पर रख दिया। क्या अभिषेक चौंक गए। मैं CBI से हूँ, अंडरकवर एजेंट। मिशन था राजा की गतिविधियों पर नजर रखना और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो तुम पहले से जानती थी कि राजा आदित्य है? हमें शक था, लेकिन जब DNA मैच हुआ और वो फार्म हाउस मिला तब पूरा यकीन हो गया। हमें डर था कि राजा आपको निशाना बना सकता है।
या आप भावनाओं में बहकर केस से हट सकते हैं। अभिषेक ने गहरी सांस ली। तो मैं एक केस नहीं सुलझा रहा, मैं अपने ही खून से लड़ रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल था, आदित्य उर्फ राजा ये सब कर क्यों रहा है? क्या वो सिर्फ बदला ले रहा है या कोई और कारण है? सीबीआई की रिपोर्ट में ये दर्ज था कि राजा का नेटवर्क देश के कई तटीय इलाकों में फैला हुआ है। ड्रग्स की सप्लाई के साथ साथ वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फर्जी पासपोर्ट जैसे मामलों में भी शामिल है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये संगठित अपराध है। लेकिन इसकी जड़ें भावनात्मक हैं, अनन्या ने कहा। रात को अभिषेक ने एक आखिरी बार बचपन की तस्वीरें निकाली। उसमें एक फोटो थी, 2 जुड़वा भाई हाथों में पतंग पकड़े मुस्कुराते हुए। आदित्य, अगर तुम उस रात खोए नहीं होते तो क्या हम एक दूसरे के खिलाफ होते? अभिषेक ने तस्वीर से सवाल किया। अब जबकि राजा की असली पहचान सामने आ गई थी, लेकिन उसके इरादों का पूरा सच अभी भी अधूरा था। क्या वो किसी और के इशारे पर चल रहा है? क्या उसके पास अभी भी कोई ऐसा प्लान है जिससे देश को खतरा हो? या वो अब अपने भाई से आमने सामने बात करना चाहता है? राजा उर्फ आदित्य की असलियत सामने आ चुकी थी। वो न सिर्फ एक संगठित अपराधी था, बल्कि भारत के विरुद्ध एक गहरी साजिश का मोहरा भी। सीबीआई और पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे थे, अंतिम डिलीवरी को रोककर। सीबीआई ऑफिस में विशेष मीटिंग चल रही थी। अनन्या, अभिषेक और सीबीआई हेड मिश्रा साहब मौजूद थे। राजा की अगली डिलीवरी आज रात 2 बजे घोड़ापारा बंदरगाह पर है, मिश्रा बोले। इस बार डीलर खुद सामने आएगा, अनन्या ने कहा, और हमारे पास मौका है उसे रंगे हाथ पकड़ने का। अभिषेक चुपचाप बैठा था। भाई के विरुद्ध ये आखिरी लड़ाई थी। हम एक नकली ग्राहक भेजेंगे जो हथियारों और ड्रग्स की बड़ी खेप की डील करेगा, मिश्रा ने समझाया। राजा खुद आएगा और वहीं हम उसे जाल में फंसाएंगे। घोड़ापारा बंदरगाह, रात का समय, धुंध और अंधेरा चारों तरफ। सीबीआई और पुलिस की टीमें चारों ओर तैनात थीं, छिपे कैमरे, स्नाइपर पॉइंट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, सब कुछ पूरी तैयारी में था। नकली ग्राहक के रूप में भेजा गया एजेंट फैजल गाड़ी से पहुंचा। सामने काले कपड़ों में कुछ लोग थे और उन्हीं में से एक राजा। उसने चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन चाल, आंखें और उस हाव भाव से अभिषेक ने दूर से ही पहचान लिया, वो आदित्य ही था। माल साथ लाए हो? राजा ने पूछा। पहले सामान दिखाओ, फैजल ने जवाब दिया। राजा ने इशारा किया। एक ट्रक का दरवाजा खुला, अंदर हथियारों के बॉक्स और कोकेन के पैकेट। सीबीआई ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब रेड, मिश्रा साहब ने आदेश दिया। कहीं नहीं जा सकते आदित्य। राजा रुकता है, चेहरे से नकाब हटाता है। तुम आखिर आ ही गए। भाई? भाई नहीं, एक इंस्पेक्टर आया है जो देश के खिलाफ जाने वालों को माफ नहीं करता। देश ने मेरे लिए क्या किया था? राजा चिल्लाया। मुझे तो आतंकियों ने पाला, उन्होंने सिखाया कि ताकत क्या होती है। परिवार ने तुझे नहीं छोड़ा था, तुझे अगवा किया गया था, अभिषेक ने जवाब दिया। तू अब भी लौट सकता है, कानून का सामना कर। नहीं, राजा ने पिस्तौल निकाली और अभिषेक की ओर तान दी। तू भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसने मुझे अनाथ बनाया। राजा ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक अनन्या बीच में आ गई। धार्य, गूंजती हुई गोली। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन गोली अनन्या की जैकेट में लगे बुलेट प्रूफ में लगी थी। वो जमीन पर गिरी और उसी समय सीबीआई टीम ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। हथियार डाल दो। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से हथियार जमीन पर रख दिया। राजा को हथकड़ी पहनाई गई। उसकी आंखों में न तो पछतावा था न डर, बस एक सूनापन। अभिषेक पास आया, दोनों आमने सामने, भाई और दुश्मन। तू जानता है न, मैं चाहूं तो भाग सकता हूं। राजा बुदबुदाया। तू भाग सकता है आदित्य, लेकिन अपने अतीत से नहीं। राजा मुस्कराया, कड़वाहट से भरी हुई मुस्कान। जैसे ही राजा को गाड़ी में बैठाया गया, अभिषेक दूर खड़े होकर उसे जाते देखता रहा। अनन्या पास आई और धीरे से बोली, कभी कभी खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है।
अभिषेक की आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन वो जानता था आज उसने देश के लिए, अपने फर्ज के लिए एक सही फैसला लिया है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। राजा गिरफ्तार हो गया था। तस्करी का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया गया। भारत पर मंडरा रहा खतरा टल गया। लेकिन अभिषेक के दिल में हमेशा एक खालीपन रह गया, एक भाई को खोने का, जिसे शायद कभी सही मायनों में पाया ही नहीं गया था।